Welcome to Future Doctors of India. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल ऑर्गेनल के बारे में. वी जस्ट स्टार्टेड टू स्टडी अबाउट द सेल ऑर्गेनल कि सेल ऑर्गेनल होता क्या है, सेल ऑर्गेनल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल स्पेशली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं और कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो यूनिवर्सल है जो कि राइबोसोम है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और हर टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है. बाय द वे जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये आइडेंटिकल्स नहीं है. ओके, लाइक किसी यूकैरियोटिक सेल्स में आपको सेल वॉल मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी. आपको किसी यूकैरियोटिक सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा. किसी यूकैरियोटिक सेल में आपको वैक्यूल मिलेगा, किसी यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरियस वैरायटी इन इवन इन यूकैरियोटिक सेल. तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती हैं. ओके, उनमें भी वैरायटीज आपको मिलेंगी. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें एंडो का मतलब होता है अंदर, मेम्ब्रेन इज लाइक ए मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. और जहां पर सिस्टम होता है मतलब वहां पर कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पढ़ने वाले. जहां पे सिस्टम कब बनता है, जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं. तो वैसे ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उस कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस को ही हम सिस्टम कहते हैं. अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर आता है. ओके, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है. देखिए, एक तरह का ऐसा सिस्टम, एक सिस्टम को बनाना जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आपस में मिलकर एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, एक पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट करते हैं. और इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेटेड वे में अपना कोऑर्डिनेटेड वे में बिहेवियर शो करते हैं. अब वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नेट 2015 का क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट टाइम अभी जो रिसेंट चैप्टर हमने किया था ना बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले ये देख लीजिए, सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मिनट, एक मैं जैसे एक पेन ले लेता हूं यहां से. सेलुलर ऑर्गेनल्स विद द मेम्ब्रेन्स आर, मतलब ऐसे सेलुलर ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, तो मतलब हमें उनको लाइक ऑप्शन को चूज करना है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है. न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब होता है जैसे कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है उसके लाइक जो प्लूरल होता है उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर तो मेम्ब्रेन होती है, सबको पता है. ठीक है, राइबोसोम में नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. तो मतलब राइबोसोम इसमें आ गया, तो ये ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता. क्रोमोसोम, क्रोमोसोम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम में भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है बट एक प्रोटीन की लेयर होती है, और वैसे भी यहाँ पर हम इसको कंसीडर भी नहीं करते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर आता है. राइबोसोम, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, तो मतलब ये ऑप्शन वैसे भी नहीं है. सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होती है. राइबोसोम, फिर राइबोसोम आ गया तो इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, हमने कल ही पढ़ा है. न्यूक्लियाई, इसमें भी नहीं होती है. लाइसोसोम, यस इसमें मेम्ब्रेन होती है. सेल गोल्गी एपरेटस, यस इसमें मेम्ब्रेन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, यस इसमें भी मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये बात अलग है माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वहां ये सिर्फ इतना पूछा कि मेम्ब्रेन होनी चाहिए, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो. तो मतलब इसका राइट आंसर है डी. ये नेट 2015 का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने उससे रिलेटेड टॉपिक को एक अलग से कवर कर दिया था. क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम अलग से किसी को पढ़ते हैं तो वो जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, अब उससे क्वेश्चन नेट 2015 में आया है, नेट 2019 में आया है, तो हमने सभी ऑर्गेनल्स की जो एक समराइज करके हमने एक लास्ट एक लेक्चर पढ़ लिया. अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ने से अब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं और किस तरीके का वो अपना कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर शो करते हैं. ओके, चलिए. विद द ईच ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसका मतलब है हर सेल मेम्ब्रेन, हर का जो सेल ऑर्गेनल होता है वो अपना एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, अपना एक फंक्शन होता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग से स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग स्ट्रक्चर है. ठीक है, राइबोसोम का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है और उनका फंक्शन भी अलग अलग है.
माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन करना। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। लाइसोसोम का काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो हर एक आई मीन टू से कि हर एक सेल ऑर्गेनल अपने पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए जाना जाता है। हर किसी का अपना अपना स्ट्रक्चर है, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, और ये एक दूसरे को कभी इंटरफेयर भी नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं करते कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है या फिर फोटो सॉरी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट कहेगा नहीं ये आज काम मैं करूंगा। नो, हर किसी को अपना अपना काम हैंडओवर है और दे डू दे वर्क वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, many of these are considered as together as endomembrane system because of their functions are coordinated। उनमें से कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो साथ साथ काम करके एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका टारगेट है नेट एग्जाम क्रैक करना, तो आपको आपके इस नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए वेरियस प्यूपल्स आपको कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे आप तो मेन है ही हार्ड वर्क करने के लिए, आपको मोटिवेट और गाइड करने के लिए टीचर्स होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। सब मिलकर एक ही काम करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दैट्स ओनली द फंक्शन और दैट्स एम। सब मिलकर एक ही चाहते हैं, सब मिलकर एक ही वे में आपको काम करते हैं। अगर आपको पेरेंट्स यही लगातार मोटिवेट करते हैं, आपकी फीस पे करते हैं, टीचर्स आपको हर टाइम आपको गाइड करते रहते हैं, आप खुद मेहनत करते रहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते आपके काम से, क्योंकि पता है कि अगर इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसका ये अपना पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना काम कर रहा है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। उसी वजह से सेल ऑर्गेनल्स भी आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब वो फंक्शन क्या है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आपस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड वर्क में काम करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर है आपका सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल होता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, दूसरा ओके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तीसरा लाइसोसोम है, चौथा वैक्यूल है। ये चारों के चारों सेल ऑर्गेनल अलग अलग हैं, वैसे अलग अलग है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपना काम करता है, लाइसोसोम अपना काम करता है, वैक्यूल अपना काम करता है। लेकिन ये चारों के चारों मिलकर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है? वो है होता है फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। देखिए मैं आपको एक सिंपल स्टोरी समझाता हूँ। देखिए एक सेल जो होती है वो सेल का एक काम क्या होता है कि उसको वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के। फॉर एन एग्जांपल कि आपके स्टमक की सेल्स को एंजाइम्स बनाने हैं, तो आपके स्टमक की सेल्स के न्यूक्लियस को ऑर्डर आता है कि हमें इतने अमाउंट में एंजाइम चाहिए। ठीक है, जो भी लाइक आपके प्रोटीएज एंजाइम या व्हाटएवर काइंड ऑफ एंजाइम दे रिक्वायर्ड, उनको एक जस्ट ऑर्डर आता है कि हमें ये एंजाइम चाहिए। पर न्यूक्लियस को ऑर्डर मिला, न्यूक्लियस बॉस है, बॉस को जैसे ही अपना ऑर्डर मिलेगा तो वो अपने जो नीचे काम करने वाले लोगों को वो अपना ऑर्डर देगा कि भैया इतना एक ऑर्डर आया है, इतना केजी ऑफ एंजाइम चाहिए और तुम्हें बनाना है। और हमें पता है कि एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, तो सब मिलकर अपना 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 काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के बाद में उसको एंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर एंजाइम में कन्वर्ट करने के बाद में उसकी पैकेजिंग कर दी जाएगी और फिर फाइनली उसको जहां पे भी जरूरत है वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और यही काम तो फैक्ट्रीज में भी तो यही काम होता है। सबसे पहले उसको बनाया जाता है, फिर जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया जाता है, फिर उसकी पैकिंग कर दी जाती है और जहां जरूरत होती है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे भी यही काम होता है। ठीक है, यहां पर भी यही काम होता है और ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइक आपके प्रोटीन और लिपिड बनाएगा। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसके अकॉर्डिंग जैसी जरूरत है वैसे मॉडिफिकेशन करेगा। फिर उसके बाद में गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वैक्यूल्स वेसाइकल्स बनते हैं, मतलब एक पैकेजिंग स्ट्रक्चर बनता है जिनको सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं और सेल मेम्ब्रेन से फिर वेसाइकल्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा है। क्लियर? अब देखिए
अब देखिए है क्या कि फॉर एन एग्जांपल कि जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोटीन का एग्जांपल लिया ना, सेम लिपिड में भी ऐसा ही होता है कि एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो कि एक एग्जांपल के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर आपके जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो लिपिड के बने होते हैं। तो सेल को ऑर्डर आया, देखिए इतने अमाउंट में हार्मोन्स चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड बनाएगी, रो लिपिड बनाएगी। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस लिपिड को मॉडिफाइड कर देगा, मतलब जैसे स्टेरॉल्स या कोलेस्ट्रॉल में मॉडिफाइड कर देगा। फिर उसके बाद में मॉडिफाइड करने के बाद में उसकी पैकेजिंग करके जहां जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। और आई टोल्ड यू कि क्यों पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग कैसे की जाती है, उसके चारों तरफ एक वेसाइकल अपनी एक लेयर बना लेती है, ठीक है। वो वेसाइकल क्या होती है, वैसे वो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। सेल मेम्ब्रेन जैसी एक मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ से उसको कवर कर देती है। वरना कोई देखिए सेल में है, सेल में तो कोई भी कहते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं कई बार कि अगर आपको लाइक कवर करने के लिए कोई नहीं है तो कभी भी कोई भी डैमेज कर सकता है। अगर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है तो बाहर का कोई भी आके आपको डैमेज कर सकता है। वैसे ही को सपोर्ट देने के लिए, कवरिंग देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए चारों तरफ एक कवरिंग होती है। वैसा ही सेम सिस्टम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करता है। सबसे पहले बनाएगा, फिर मॉडिफाइड करेगा, फिर पैकेजिंग करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करके बाहर कर देगा। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ चीजें हैं जिनको हम वन बाय वन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है, उनको समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस से यहां की तरफ आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि अब ये प्रोटीन या लिपिड डिपेंड करता है कि क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप की होती है, एक प्रोटीन बना सकती है, एक लिपिड बना सकती है। यहां पर हम प्रोटीन के एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करती है, ये प्रोटीन मशीनरी होती है, दिख रही है, ये पूरी प्रोटीन मशीनरी है जो प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, ये दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, राइबोसोम इससे मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। अब जो प्रोटीन बनेगी, ध्यान रखना, जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन क्या कहलाती है, रो प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। उसने तो देखिए प्रोटीन बना दिया, अब प्रोटीन को कैसे मॉडिफाइड करना है, उस प्रोटीन का यूज क्या करना है वो तुम जानो। फिर उस प्रोटीन को वेसाइकल्स के फॉर्म में निकाला जाता है। देखिए दिख रही है आपको ये देखिए ये वेसाइकल्स के फॉर्म में प्रोटीन को निकाला गया और फिर इसको गोल्गी बॉडी को भेज दिया जाता है। गोल्गी बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन को मॉडिफाइड करती है जैसी जरूरत है। तुम्हें एंजाइम बनाना है तो एंजाइम बनाओ, तुम्हें सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल प्रोटीन बनाना है तो वो बनाओ, पेरिफेरल प्रोटीन बनाना है तो वो बनाओ, ठीक है। जैसी आपकी जरूरत है वैसा का वैसा आप बना सकते हो, उनको कोई मतलब नहीं। तो गोल्गी प्रोटीन उसके अकॉर्डिंग ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, जैसा आपको बनाना है मेम्ब्रेन तो उसको मॉडिफाइड कर देगी। ओके, आई मीन टू से गोल्गी एपरेटस उसको मॉडिफाइड कर देगा। फिर उसके बाद में फिर जो गोल्गी एपरेटस होती है, गोल्गी एपरेटस फिर क्या करती है कि उसको बनाकर, गोल्गी एपरेटस क्या करेगी, उसको बनाकर मॉडिफाइड करके वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर निकालेगी। और जब वेसाइकल्स के फॉर्म में उसको बाहर निकालेगी तो दो वेसाइकल्स मिलकर एक वैक्यूल बनाते हैं, दो वेसाइकल्स मिलकर एक वैक्यूल बनाते हैं। फिर ये वैक्यूल के फॉर्म में आ गए, ठीक है, ये वैक्यूल बन गया, दो वेसाइकल मिलकर होते हैं। और ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स होती हैं, तो फिर क्या होता है, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर जहां जरूरत होती है उनके अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं, मैंने पहले बोला ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं समझ सकते। ओके सॉरी, इट इज एक्सोसाइटोसिस, मैंने एंडोसाइटोसिस गलत वर्ड यूज किया था, इट्स एक्सो, बिकॉज यू आर पुटिंग इट आउटसाइड ऑफ ए सेल वॉल मेम्ब्रेन, तो आप मेम्ब्रेन से उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये एक्सोसाइटोसिस होता है, और मैंने पढ़ाया था कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि हर चीज बायोलॉजी में एक दूसरे से एसोसिएट है, बस हमें वो समझ में आना चाहिए। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर लाइसोसोम तो दिख ही नहीं रहा। देखिए लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम भी इसी का एक पार्ट होता है जो कि गोल्गी एपरेटस से ही बनता है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए RER ये रेस्पॉन्सिबल होती है, हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसको हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम करता है, फिर वो क्या करेगा, रो प्रोटीन बनाएगा। रो प्रोटीन के बाद में वो कहाँ जाएगा, गोल्गी एपरेटस के पास में जाएगा।
गोल्गी एपरेटस क्या करेगी, उस प्रोटीन को मॉडिफाइड कर देगी जैसी जरूरत है, मतलब उसने प्रोटीन को मॉडिफाइड कर दिया, या तो एंजाइम बना देगी या फिर उसको किसी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन हो सकती है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन हो सकती है, बीटा हेलिक्स प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, या कोई भी अदर स्ट्रक्चर्स में उसको कन्वर्ट कर देगी जैसी जरूरत है। अब क्या होता है कि जैसे उसने मॉडिफाइड किया, तो मॉडिफाइड करने के बाद में जैसे इसने मॉडिफाइड किया, तो मॉडिफाइड करने के बाद में दो चीजें निकलती है, एक तो निकलेगा लाइसोसोम और एक निकलेगा सिक्रेटरी वैक्यूल्स। अब ये जो लाइसोसोम होता है, देखिए लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, और एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो यहाँ पर अब उसने जैसे ही गोल्गी एपरेटस ने प्रोटीन को मॉडिफाइड करके वेसाइकल के फॉर्म में बाहर निकाला, तो जैसे ही वेसाइकल के फॉर्म में बाहर निकाला, तो ये एक वेसाइकल बन गई, ठीक है। मैं एक मिनट आपको इससे समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक वेसाइकल बन गई। अब जैसे एक वेसाइकल बन गई, तो ये जैसे वेसाइकल आपके सामने जो दिख रही है, इस वेसाइकल के अंदर क्या रहते हैं, इस वेसाइकल के अंदर क्या थे बेटा, इस वेसाइकल के अंदर एंजाइम थे, ठीक है, और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये एक लाइसोसोम बन गया और ये अपना अपना अलग काम करेगा। फिर दूसरा देखिए, लाइसोसोम तो बना, लाइसोसोम तो सेल का, लाइसोसोम जो बना, लाइसोसोम तो क्या आता है कि बेटा ये तो सेल का ही पार्ट है, मतलब सेल का ही एक इंटरनल पार्ट है, वो तो एक सेल मेम्ब्रेन लाइक सेल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसका काम डिफरेंट है। लेकिन अगर मान के चलो कि आपको सेल के बाहर कुछ भेजना है, तो फिर क्या होता है, सिक्रेटरी वैक्यूल्स निकलती हैं। अब ये सिक्रेटरी वैक्यूल्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सिक्रेटरी वैक्यूल्स होता क्या है कि देखिए क्या होता है कि जब जो मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफिकेशन में जो कंपाउंड्स होती हैं, जैसे कि प्रोटीन के एंजाइम्स बनाए उसने, तो एंजाइम्स को सीधा नहीं भेज देगी, एंजाइम्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन रखेगी। मेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन नहीं होंगे तो बाहर का कोई भी स्ट्रक्चर उसको डैमेज कर देगा, और उनको एक जगह फिट सेट रखने के लिए चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है। इसलिए जितने भी स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे ऑलवेज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। तो एक वेसाइकल्स ये बन गई, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे मान के चलो दूसरी वेसाइकल ये बन गई। फिर दोनों वेसाइकल्स को अगर आप जोड़ देंगे, दोनों वेसाइकल्स को आपको जोड़ने के, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने दोनों वेसाइकल को जोड़ दिया, दो वेसाइकल जोड़ने के बाद में क्या बनती है, दो वेसाइकल्स को जोड़ने के बाद में एक वैक्यूल बनती है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में उसको हम सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी कंपोनेंट की आरईआर क्या होता है, मीन टू से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, फिर उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसी पर राइबोसोम है, किसी पर राइबोसोम नहीं है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो कहां पर पाई जाती है, वो प्रोटीन कैसे बनाती है। तो वन बाय वन लाई के हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं। लाइसोसोम को कभी सेल से बाहर नहीं भेजा जाएगा, लाइसोसोम तो बन जाता है साथ में, क्योंकि लाइसोसोम ही एक लाइसोसोम भी क्या होता है, एक लाइसोसोम क्या होता है, वो तो एक सेल का पार्ट है, उसको थोड़ी ना बाहर भेजना है। और अगर सेल के बाहर भेजना है तो फिर आपको वैक्यूल्स बनाने पड़ेंगे। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, इट इज अ फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व, ओके, सॉरी, इट इज अ फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय द गार्नियर, मतलब सबसे पहले इसको गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था 1987 में, और उसको एक नया टर्म दिया जिसका नाम था इरेगेस्ट्रोप्लाज्म, मतलब गार्नियर ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और उसका एक नया नाम दिया था इरेगेस्ट्रोप्लाज्म। एंड द पोर्टर डिड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी, और उसको एक नया टर्म दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब सबसे पहले क्या, गार्नियर ने इसको स्टडी किया 1897 में इसकी स्टडी की थी, और उसको एक नया टर्म दिया इरेगेस्ट्रोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन 1950 के बाद में जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, तो पोर्टर ने उसकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद में उसको एक नया टर्म दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब है नेटवर्क, मतलब जाल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जाल पाया जाता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जाल पाया जाता है तो obvious सी बात है वो बड़ा होगा, ठीक है। ओके, इट इज फाउंड इन अ यूकेरियोटिक सेल ओनली, ये केवल यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर ये एब्सेंट होता है। इट फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स एनक्लोज सैक, मतलब इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कहने का मतलब होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे देखिए, मतलब ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब जैसे कि एक फ्लैट हो गई, ठीक है,
ये देखिए दूसरी हो गई, ये देखिए तीसरी हो गई। देखिए ये देखिए ये क्या है बेटा, ये एनक्लोज सैक है, ये फ्लैटेड मेम्ब्रेन्स है, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बेटा, इंटरकनेक्टेड, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इसके अलावा या फिर ये ट्यूब लाइक भी हो सकती है, मतलब ट्यूब लाइक होंगी तो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है, मतलब ट्यूब लाइक होंगी तो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है, ट्यूब लाइक होंगी तो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक होती है, तो मतलब ट्यूब लाइक भी हो सकती है और फ्लैटेंड मेम्ब्रेन भी हो सकती है। एंड द फॉर कम्युनिकेशन पर्पस विद इन अ सेल, मतलब ये सेल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है, और इसलिए पूरी सेल में बिखरी हुई होती है। ये पूरे ऐसे लाइक ट्यूब लाइक या फिर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होती है जो पूरी सेल में बिखरी हुई होती है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप स्टडी ने यह बताया कि इसमें नेटवर्क होता है, नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है, मतलब टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, देखिए इसमें आप अगर आप ये जो लाइन आपकी एनसीईआरटी की है, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन कंप्लीट नहीं है, इस इसमें टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और साथ साथ ट्यूब ट्यूब जैसी होती है, और शायद फ्लैट मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। तो यहाँ पर टिनी ट्यूबुलर के अंदर ही उन्होंने फ्लैट मेम्ब्रेन को आप कवर कर सकते हो, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है। एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी होती है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है। किसका नेटवर्क होता है? टीनी ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब्यूल्स का, छोटी छोटी जैसे पाइप होती है ना, पाइप, छोटे जैसे जैसे पाइप होते हैं, छोटे छोटे जो पाइप होते हैं, मतलब इस तरीके से, मतलब ये छोटे छोटे से जो पाइप होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से पाइप होते हैं इस तरीके से, ऐसे छोटे छोटे से पाइप होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पाइप होते हैं, बाय द वे मैंने अलग अलग बनाए, बट द ऑल दिस पाइप आर इंटरकनेक्टेड, मतलब ये पाइप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये पाइप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, द एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है। देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी एक सेल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये देखिए ये पूरी एक सेल है। ओके, अभी रब हो नहीं रहा है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये एक पूरी सेल है। इस सेल का अंदर का ये जो पार्ट दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है चारों तरफ। ये आपको जो दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में अगर आप देखेंगे, ये एक नेटवर्क ऑफ द एटिकुलम ऑफ एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क है, मतलब ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है दोनों के बीच में। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका पहला सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और लास्ट सिरा कहाँ पे होता है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, मतलब आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है, ठीक है, और इसलिए फैली होती है ताकि पूरे मेम्ब्रेन के अंदर, पूरे सेल के अंदर अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके, जहां जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स को बना सके। ओके, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखिए ऑल दिस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जहां पे लिखा हुआ है ना ऑल दिस स्ट्रक्चर, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके मेम्ब्रेन्स होती हैं, सॉरी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके एक तो क्या होता है कि जो फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने बताया था ना फ्लैट, उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो ट्यूब जैसी होती है, नल ट्यूब जैसी होती हैं। और तीसरा होता है वेसाइकल्स होती हैं, जो कि वो प्रोटीन बना बना के वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर निकालती हैं। ये सारे के सारे तीनों स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जो कि आपके सेल का मोर देन हाफ ऑफ टोटल सेल, मतलब कह सकते हैं टोटल सेल का मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज्यादा ईआर कवर करता है, 50% से ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करती है उस पूरे सेल को। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब होता है सेल के अंदर का पूरा स्केलेटन ये बनाती है, क्योंकि देखिए जो पूरे सेल के अंदर बिखरी हुई है, तो पूरे सेल का एंडोस्केलेटन यही बनाएगी। ओके, हेंस ईआर, इसलिए इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर मतलब होता है कि सेल के अंदर का स्पेस को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, क्योंकि देखिए ये पूरे सेल के अंदर पाई जाती है, जो मोर देन
मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज्यादा सेल का पार्ट तो अकेला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कवर करता है। मतलब 50% से ज्यादा पार्ट तो केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कवर करता है, और वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में कवर कर देती है। जो क्या होता है, एक तो होता है आपका, ध्यान रखना, एक तो होता है, जैसे देखिए ये एक तो होता है ल्यूमिनल जो कि ईआर के अंदर होता है, और एक जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब जो साइटोप्लाज्म के जैसे कि जो देखिए अब उसने क्या किया, पूरे ईआर ने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ईआर के अंदर होता है उसको हम ल्यूमिनल कहते हैं, और साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ईआर के बाहर होता है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चर से। देखिए अब अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, एक तो देखिए ये जैसे कि यहां पर ये मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अंदर तरफ क्या साइटोप्लाज्म है। तो ये जो आप देखेंगे ये जो पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म ईआर के बाहर है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म ईआर के बाहर की तरफ है, ये देखिए जो ईआर के बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है, यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर हो गया। और जो साइटोप्लाज्म आपका मेम्ब्रेन मतलब ईआर के अंदर की तरफ है, ठीक है, ईआर के अंदर की तरफ है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया साइटोप्लाज्म को, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, सॉरी, अब यहां पे भी देख लीजिए, ये एक ईआर है। अब ईआर ने क्या किया, अगर आप यहां पे देखेंगे ये पूरा एक ईआर है, तो ईआर का, अब देखिए ईआर है, ईआर में, ईआर के अंदर जिस साइटोप्लाज्म को देखिए, ये पूरी सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ईआर के अंदर है उसको ल्यूमिनल कहते हैं, और जो ईआर के बाहर है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म को ईआर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ईआर के अंदर है ल्यूमिनल, जो साइटोप्लाज्म के बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब हम राइबोसोम के बेसिस के ऊपर, राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है उसके ऊपर मेम्ब्रेन, उसको हम ईआर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है, ध्यान रखना, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ होगा अगर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ कहेंगे, अगर नहीं है तो स्मूथ कहेंगे, ठीक है। ER often shows the ribosome attached to their outer surface. Endoplasmic reticulum bearing a ribosome on the surface is called the rough endoplasmic reticulum. ध्यान रखना, जनरली क्या होता है कि जनरली राइबोसोम मैंने बताया था, राइबोसोम दो जगह पाया जाता है, या तो साइटोप्लाज्म में फ्री बिखरा हुआ होगा, ठीक है, और या फिर वो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होगा। अगर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसलिए आरईआर को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। और उसी तरीके से अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम है तो वहां पर साइटोप्लाज्म को ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ग्रेन्युलर मतलब दानेदार जैसा दिखाई देगा। लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ दिखाई देते हैं, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एसईआर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं, ये आपको राइबोसोम पाए जाते हैं जिसको हम एसईआर कहते हैं। यहाँ पे राइबोसोम नहीं है इसलिए इसको एसईआर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एम्स 2013 का एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। ए मेजर साइट ऑफ ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ए मेजर साइट ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो आरईआर होता है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और जो क्योंकि राइबोसोम का काम प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कहां बनाती है, वो ईआर के सरफेस पे बनाएगी। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम नहीं है, तो वहां पर उसका काम क्या होता है, लिपिड बनाना। तो इसका आंसर देखिए, अगर आप देखेंगे पहला आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे देखेंगे अगर आप पहला आंसर आपको मिल जाएगा एसईआर, जो कि सही आंसर है। सिम्प्लास्ट रॉन्ग, न्यूक्लियोप्लाज्म रॉन्ग, आरईआर रॉन्ग, तो राइट आंसर इज एसईआर। एसईआर और आरईआर से जनरली क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे कि लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनाने से, फॉर एन एग्जांपल देयर लाइक द वन प्लेस जहां पर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लगातार बनाया जाता है, लाइक हाई क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पर क्या आपको मिलेगा, वहां पे एसईआर मिलेगा आपको। फॉर एन एग्जांपल द प्लेस वेयर एंजाइम्स इज फ्रीक्वेंटली फ्रेम्ड, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पे आरईआर मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखेंगे भी आपको, आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन ए सेल इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीजें हैं। आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन ए सेल जहां पर आपको प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है, मतलब आरईआर आपको सेल के उन सेल में वहां पर हाई क्वांटिटी में होगा जहां पर किसी भी उस सेल का फंक्शन
प्रोटीन को बनाना और प्रोटीन को बाहर भेजना है, सिक्रेशन भी है, दोनों है। तो अकेला प्रोटीन के सिंथेसिस में मत आइएगा कि सिंथेसिस करेगा तो सिक्रेशन तो होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। और सिक्रेशन के लिए क्या करेगा कि प्रोटीन को बनाकर सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बना के गोल्गी बॉडी को देगा, गोल्गी बॉडी मॉडिफाइड करके उसको वेसाइकल्स में चारों तरफ मेम्ब्रेन से कवर कर देगा। जब उसने एंजाइम्स को मेम्ब्रेन से कवर कर दिया तब उस स्ट्रक्चर को हम वेसाइकल्स बोलते हैं। फिर दो वेसाइकल्स आपस में जुड़ती हैं जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। फिर उस वेसाइकल्स या फिर उस वैक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन से बाहर सिक्रेटली कर दिया जाता है। तो यहाँ मतलब प्रोटीन दो तरीके की हो सकती है, एक प्रोटीन जिसको आप सेल से बाहर भेजते हो और एक प्रोटीन जो सेल से अंदर रहती है। अगर आपने प्रोटीन को सेल से बाहर भेजा उसको हम कहते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन, और एक ऐसी प्रोटीन जिसको आप सेल के अंदर रखते हो या उसको बाहर नहीं भेजते हो उसको कहते हैं नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होती है। तो यहां पर हम सिक्रेशन से फंक्शन से रिलेटेड है, नॉन सिक्रेशन से नहीं है यहां पर। ओके, द ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैंने इसलिए वर्ड दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। सॉरी, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक इज आल्सो कॉल्ड द इरेगोटोप्लाज्म, मतलब जो ग्रेन्युलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम आरईआर कहते हैं उसको इरेगोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूक्लियस, ध्यान रखना ये एक्सटेंसिव होती है और इसका एक ये एक्सटेंसिव होती है और एक्सटेंसिव होने के साथ में इसका एक पार्ट न्यूक्लियस से और दूसरा पार्ट इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे देख लीजिए, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, मतलब यहां पे काम इसका लिपिड बनाना होता है। इन एनिमल सेल की बात करें तो लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर, जहां पर मतलब लिपिड लाइक स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं वो एसईआर में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने लिया है बेटा कहां से, ये आपके एनसीईआरटी से लिया और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर वन बाय वन देखेंगे, दिस इज ए न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा रैंडमली काम कर रहा है। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस पोर है। ठीक है बेटा, इस न्यूक्लियर पोर से अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली हुई है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली हुई है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली हुई है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर की तरफ ये देखिए राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये राइबोसोम तो है ही। ठीक है, और आपको ये जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ये अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग बात करता हूं, ये देखिए ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पूरा जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम जो पाए जाते हैं फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ल्यूमिनल जिसको हम कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने, साइटोप्लाज्म का लिक्विड जो होता है जो कि ईआर के अंदर पाया जाता है उसको हम ल्यूमिनल कहते हैं। ये सिस्टर्नीज होती हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती है मतलब। और अगर आप यहाँ पर आइए, ये दिख रही है, ये देखिए, ये देखिए ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ट्यूब होती हैं, ये देखिए ये ट्यूब्यूल्स होती है, ऐसा लगता है ना सांप के जैसे कि, सांप का जैसे जैसे कि ज्यादा सांप होते हैं वो लाइक उनकी जो जिनके अंदर सांप पाए जाते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे होते हैं, देखिए ये देखिए ट्यूब जैसे होते हैं, और इनके अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनको हम लाइक जिसको हम राइबोसोम पाए जाते हैं, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो एक अलग होती है, और जहाँ ट्यूब्यूल्स होती है वहां उसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही लेक्चर था जिसमें हमने जाना ईआर के बारे में। अब ईआर में भी तीन कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, सिस्टर्नीज होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसाइकल्स होती है। फिर हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान है, टफ नहीं है, बट अपने मन को स्ट्रांग रखिए कि हाँ आप कर सकते हो, तो मतलब कर सकते हो। चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक कि सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।